वेलकम एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने पंजाब के उत्थान और विलय टॉपिक के अंतर्गत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा जो युद्ध की घटनाएं घटित हुई उसके लिए नवंबर 1845 में अंग्रेजों ने लुधियाना के दो निकटवर्ती गांवों पर अचानक अधिकार कर लिया और ये दोनों गांव जो थे वो सिख राज्य के अधिकार में थे। स्वाभाविक है, ऐसे में सिख सेना का विरोध करना स्वाभाविक था, लेकिन सिख सेना इस बात का विरोध करती उससे पहले ही अंग्रेजों ने अपने इस अधिकार का कारण बताया कि कुछ ब्रिटिश अपराधी इन गांवों में छुपे हुए हैं, अतः इसलिए उन्होंने इन गांवों को अपने अधिकार में किया है। उन्हें पकड़ने के लिए ही यह सैनिक कार्रवाई की गई है। एक इतना बड़ा झूठ जो था वो अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था। गवर्नर जनरल हार्डिंग सतलज की ओर उसने प्रस्थान किया या सतलज की ओर उसने वो बढ़ा और साथ ही साथ आप देखिए मेरठ, अंबाला आदि में जो कंपनी के सैनिक तैनात किए गए थे उन्हें फिरोजपुर पहुंचने के आदेश प्रसारित किए गए। अब इन तैयारियों से, इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुके थे। और इसमें आप देखिए प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार हुए कनिंघम, उन्होंने लिखा है, यदि सिख सेनाओं ने अंग्रेजों की सैनिक तैयारी न देखी होती तो वे लाल सिंह और तेज सिंह जैसे नेताओं के बहकावे में नहीं आती। लाल सिंह का इस समय सिख राज्य का वजीर और तेज सिंह जो था, यानी लाल सिंह जो था सिख राज्य का वजीर था और तेज सिंह जो था वो सेनापति था, और स्वाभाविक है दोनों काफी प्रभावशाली रहे थे। इसके बाद आप देखिए 11-12 दिसंबर को हार्डिंग के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। यहाँ पर हम इस बात को ये कह सकते हैं, जैसे जैसे लाल सिंह और तेज सिंह अपना सपोर्ट और राज्य की गुप्त बातें कंपनी सरकार या लॉर्ड हार्डिंग को पहुंचा रही थी, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने परिस्थितियों को संभवतः अपने अनुकूल समझा होगा और इसी से प्रेरित होकर 11-12 दिसंबर को हार्डिंग द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। पहली मुठभेड़ जो अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई वो थी 18 दिसंबर 1845 ईस्वी को फिरोजपुर के निकट स्थान था मुदकी नामक स्थान पर सिखों और अंग्रेजों में पहली मुठभेड़ हुई। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, सिख सेना के अग्रिम दस्ते के 2000 सैनिकों ने ही इस मुठभेड़ में भाग लिया था, यानी पूरी सिख सेना जो थी वो मुदकी में हुई मुठभेड़ या मुदकी में हुई लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुई थी। सिख सेना को पीछे हटना पड़ा क्योंकि सैनिक कम थे, परंतु उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटते हुए भी काफी हद तक क्षति पहुंचा दी थी, यानी अपनी शक्ति का लोहा मानने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को ये सिद्ध कर दिया था कि वह किसी तरह से अंग्रेज सेना से शक्ति में कम नहीं है। दूसरी मुठभेड़ जो हुई वो 21 दिसंबर को हुई फिरोजपुर नामक स्थान पर, और यहाँ पर आप देखिए सिख सेना के तोपखाने के आगे अंग्रेजों के हौसले जो थे वो पूरी तरह से पस्त हो गए, यानी जो सिख तोपखाना था वो अंग्रेजों की शक्ति के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गया था और अंग्रेजों को ये विश्वास भी हो गया था कि उनकी पराजय निश्चित है। किंतु लाल सिंह जैसे धोखेबाजों द्वारा युद्ध मैदान छोड़ना इस बात को संकेत करता है कि सिख सेना जो थी उन्होंने जीता हुआ युद्ध जो था उसे हार में बदल दिया था, यानी यदि लाल सिंह युद्ध मैदान से सेना को लेकर के नहीं हटता
वो अंग्रेज सेना का पीछा करता तो निश्चित रूप से फिरोजपुर का जो युद्ध हुआ था या फिरोजपुर की जो दूसरी मुठभेड़ हुई थी उसी में अंग्रेजों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाता। अगली जो मुठभेड़ हुई थी वो थी अलीवाल बुद्धवाल का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। आप देखिए कि यहाँ पर अंग्रेज जो थे फिरोजपुर के युद्ध में उनकी पराजय भी हुई थी और उनका काफी गोला बारूद जो था वो खत्म हो चुका था और वो पराजय की ओर बढ़ चुके थे या उनकी पराजय निश्चित हो चुकी थी। 21 जनवरी 1846 को दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वो था अलीवाल बुद्धवाल का युद्ध और इसमें भी अंग्रेज पराजित हुए थे। यानी पहली तीनों मुठभेड़ में यदि हम देखें सिख सेना जो थी वो अंग्रेजों पर हावी हुई थी और किसी भी तरह से युद्ध जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में न होकर के सिखों के पक्ष में था। 10 फरवरी 1846 ईस्वी को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंतिम युद्ध लड़ा गया था सोबराय नामक स्थान पर और दुर्भाग्य से इस अंतिम लड़ाई में सिख सेना जो थी पराजित हुई थी। किसी तरह से यहाँ पर अंग्रेजी सेना का सम्मान भी बच गया था और इसके बाद अंग्रेज सेना जो थी उसने सतलज को पार किया। 20 फरवरी को लाहौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अंत में दोनों पक्षों के बीच 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की महत्वपूर्ण संधि हुई और इस संधि में यदि हम देखें इसकी शर्तें जो थीं वो निसंदेह अंग्रेज हारते हुए जीते थे और अंग्रेजों को प्रमुख सिख सरदारों या विश्वासघातियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। उसी की बदौलत वो इस युद्ध में जीते थे और ये भी संभव है कि ये जो संधि की शर्तें थी कहीं ना कहीं उसमें भी इन सिख सरदारों या इन विश्वासघातियों का कोई ना कोई समर्थन अवश्य रहा हो, इनका स्वार्थ अवश्य रहा हो उस विशाल सिख साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त करने में इन विश्वासघातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें ये संधि की शर्तें जो हैं वो भी काफ़ी हद तक इस बात को स्पष्ट करती हैं। 9 मार्च 1846 ईस्वी को ये संधि संपन्न हुई। इसकी पहली शर्त आप देखिए दक्षिणी प्रदेशों से सिखों द्वारा अधिकार त्यागना और इस पर कंपनी का अधिकार होना। यानी विशाल सिख साम्राज्य के यदि आपको याद हो पूर्व में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि हुई थी तो उसके तहत सतलज के दक्षिणी भाग पर महाराजा रणजीत सिंह को बढ़ने या स्वतंत्रता पूर्वक अपना अधिकार स्थापित करने का अधिकार दिया गया था और इसीलिए ये जो दक्षिणी प्रदेश थे वो सिख साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे। अब इस संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह को अपने इन दक्षिणी प्रदेशों के क्षेत्रों से अपना अधिकार त्यागना पड़ा और इन सभी पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। दूसरी जो शर्त थी सतलज एवं व्यास के बीच का जलंधर व दोआब का क्षेत्र आप सभी जानते हैं बहुत उपजाऊ है और बहुत संपन्न और समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सतलज और व्यास के बीच का जलंधर व दोआब तथा इसमें स्थित जितने भी किले थे उन सब पर भी कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी महाराजा दलीप सिंह को ये दूसरा महत्वपूर्ण आघात था या हानि थी जब क्षेत्र जो समृद्ध क्षेत्र थे वो भी हाथ से चले गए और सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण किले थे उन किलों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था या वो कंपनी शासन के अधिकार क्षेत्र में चले गए थे। इतने भूक्षेत्र देने के बाद भी अगली जो शर्त थी वो भी कम दुखदायी नहीं थी महाराजा दलीप सिंह के लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई थी। अब आप देखिए ये भी कितनी गलत बात थी कि युद्ध जो किया अंग्रेजों ने किया लेकिन 3 पहले युद्धों में अंग्रेजों को शिकस्त यानी जो इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की लड़ाइयां हुई तो पहली 3 मुठभेड़ों में अंग्रेजों को शिकस्त दी गई और चौथी लड़ाई में अंग्रेज
जो थे वो सिखों को परास्त करने में सफल हुए थे। युद्ध की जो तैयारियां की गई थी उनको भी यदि हम देखें तो वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। फिर भी युद्ध की जो क्षतिपूर्ति थी, जो अंग्रेजों को नुकसान हुआ था, वो क्षतिपूर्ति के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की राशि पंजाब राज्य पर जबरन ला दी गई थी। इसमें से 50 लाख रुपए का आश्वासन यानी आप जो नगद के रूप में 50 लाख चुकाने का आश्वासन दिया गया था और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर का जो प्रदेश था वो भी कंपनी को दे दिया गया। 1.5 करोड़ के साथ साथ 50 लाख के साथ साथ हजारा और कश्मीर के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो भी अब पंजाब राज्य की सीमा से हट करके कंपनी राज्य की सीमा में चले गए थे। अगली जो शर्त थी, सिख सैन्य संख्या जो थी निश्चित कर दी गई थी। यानी जिस सिख सेना को वो देख चुके थे, उसकी शक्ति को देख चुके थे, तो अंग्रेजों को ये डर सताने लगा कि भविष्य में ये सिख सेना पुनः अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए और अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो सकती है। अतः पंजाब को यदि साम्राज्य में मिलाना है तो उसे सैनिक दृष्टि से निर्बल बनाना होगा और इसी दृष्टि से आप देखिए उसकी सैन्य संख्या निश्चित कर दी गई। 12,000 घुड़सवार और 20,000 पदाती सैनिक से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो भी किसी विशाल साम्राज्य के लिए बहुत कम सैनिक संख्या होती है। इतना ही नहीं, आप देखिए युद्ध के दौरान सिखों ने कंपनी की जो तोपें छीन ली थी उन्हें भी वापस लौटा दिया गया और पंजाब के तोप खाने को भी सीमित कर दिया गया। एक ओर सैनिकों की संख्या निश्चित की गई, दूसरी ओर तोपखाना जो सिख सेना को मजबूती प्रदान करने में उसकी शक्ति का मुख्य आधार था, अब उसको भी सीमित कर दिया गया था। फिर आप देखिए दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन जो थी उसे महाराजा दलीप सिंह की संरक्षिका स्वीकार कर लिया गया और लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया गया, जो अंग्रेजों का आप कह सकते हैं चमचा था, जो अंग्रेजों को सिख राज्य से संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध कराता था। उसको अंग्रेजों के प्रति की गई सेवाओं के बदले में संभवतः ये वजीर का पद अंग्रेजों द्वारा उसे दिया गया था। फिर ये शर्त भी महाराजा दलीप सिंह और पंजाब राज्य पर ला दी गई कि कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन अथवा अमेरिकन को महाराजा दलीप सिंह अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते। अगली शर्त थी पंजाब में कंपनी सेना को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। अब यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है कि कंपनी का कोई भी सैनिक पूरे पंजाब राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी जा सकता है। इसके लिए उसे बार बार महाराजा दलीप सिंह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। फिर आप देखिए अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति करना इस संधि के तहत अनिवार्य कर दिया गया, यानी अब पंजाब राज्य में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और इसमें पहला अंग्रेज रेजिडेंट जो पंजाब में नियुक्त किया गया वो था हेनरी लॉरेंस। यद्यपि आप देखिएगा इस संधि की शर्तों के तहत जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था वो पंजाब के राजनीतिक आंतरिक राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कुछ ही समय में ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था इसने पंजाब की राजनीति के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और वहां फैली हुई अराजकता और अव्यवस्था का पूरा लाभ उठाया था। ये थी युद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं और युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई लाहौर की संधि, जिससे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।